हेलो बच्चों। तो हमने पिछले वीडियो में त्रिज्या निकाली थी। उसका फार्मूला आया था आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब इस सूत्र में हम देखेंगे तो एप्सिलॉन है, एच है, एन है, एम है, ई है, ये सभी कांस्टेंट हैं। और अगर किसी विशेष परमाणु की बात करेंगे तो जेड भी निश्चित होगा, क्योंकि जेड होता है परमाणु क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन की बात करें जेड बराबर 1 हो जाएगा, सोडियम की बात करेंगे जेड बराबर 11 हो जाएगा। तो जेड भी निश्चित होता है। तो कुल मिला के क्या चेंज होगा? केवल एन। तो जो त्रिज्या है वो एन स्क्वायर कैसी हो जाएगी? अनुक्रमानुपाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एन बराबर 1 लगा दें, एन बराबर 1 लगा दें तो 1 लगाने से पहली कक्षा की त्रिज्या आ जाएगी। एन बराबर 1 लगाया तो 1 आ गई, ठीक है। दूसरी बार में एन बराबर 2 लगा दिया, 2 का स्क्वायर 4। तो कहने मतलब ये हुआ कि त्रिज्या है वो इस तरीके से बढ़ेगी, पहले 1 होगी, फिर 4, फिर 9, फिर 16, इस तरीके से बढ़ती है। इसके बाद आता है बोर्ड त्रिज्या। अब बोर्ड त्रिज्या हम क्या करेंगे? हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे कितनी होती है, ठीक है। तो ये समीकरण 3 को लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमने जेड बराबर क्या लगा दिया? 1 लगा दिया, और एन बराबर 1 लगा दिया, यानी हम पहली कक्षा की त्रिज्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो R1 बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और वही पाई एम जेड, जेड की जगह 1 लगा दिया, ई स्क्वायर। अब ये सब कांस्टेंट है भाई, इन सब के जब मान लगाए तो वो निकल के आया 0.53 एंगस्ट्रॉम निकल के आया, ठीक है। तो ये जो 53 एंगस्ट्रॉम निकल के आ रहा है तो वो हो जाएगा आर बराबर R1 एन स्क्वायर बटे जेड, ठीक है। यानी इस पूरे का हमने वैल्यू निकाल लिया पूरे का, तो आर बराबर ही हो गया R1 एन स्क्वायर बटे जेड। अब इसमें हम मान लगा देते हैं, जेड का मान 1 लगा देते हैं और एन बराबर 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो जब ये मान हम इसमें लगाते हैं तो R1 की जगह तो ये आ जाएगा 0.3 और जेड की जगह 1 आ जाएगा और एन की जगह आ जाएगा 2। तो 2 लगाएंगे तो इस तरीके से R2 बराबर 2 का स्क्वायर और ये R1 का मान 0.53। दूसरी कक्षा कितनी आ गई? अब 3 लगाएंगे तो वो तीसरी कक्षा की त्रिज्या आ जाएगी। इस तरीके से हम प्रत्येक कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। पहली कक्षा कितनी होती है, दूसरी की इतनी और तीसरे की इतनी, चौथे की तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 गुना हो जाएगी। इसके बाद हम निकाल लेंगे इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। समीकरण तो पीछे आई थी, वो थी mvr बराबर nh बटे 2 पाई। तो यहाँ से हम b बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा nh बटे 2 पाई एम आर। एम और आर यहाँ पर आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? आर का मान लगा देते हैं भाई, तो nh बटे 2 पाई एम ऐसे ही रहेगा, ये आर की जगह पर ये वाला मान लग जाएगा, समीकरण 3 वाला। वो मान था पाई एम जेड ई स्क्वायर बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब कट जाएंगे, जो बचेंगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये बी बराबर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बटे एन। फिर ये सब कांस्टेंट है, हमें केवल एन से मतलब है। तो एन क्या आ रहा है? व्युत्क्रम में आ रहा है बी के। तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर हम एन बराबर 1 लगाएं तो बी अनुपात 1 बटे 1 आएगा, 2 लगा देंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो पहली कक्षा होगी एन बराबर 1, निम्नतम कक्षा होगी, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज़्यादा होगा। जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी, जैसे दूसरी तीसरी चौथी, तो वैसे ही उसका वेग कम होता चला जाएगा। किंतु वेग जो होता है कक्षा संख्या का कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इसके बाद आता है
स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। दो प्रकार की ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन के पास, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हम जानते हैं, फार्मूला होता है कि बराबर 1/mv²। अब mv, जो mv² था, mv² पीछे आया था, वहाँ से किया आई mv² का मान लगा दिया है। mv² का मान लगा दी समीकरण 1 से। समीकरण 1 था mv²/r, ठीक है। तो वहाँ से ये वाला मान लगा दिया है, तो ये हो जाएगा Ze²/8πε0r, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर फिर r आ गया भैया, तो फिर समीकरण 3 से r का मान लगा दो। r का मान वही है πm Ze²/h²ε0n², लगा दिया। जो कटे वो मैंने काट दिए, और जो बचे शेष वो यहाँ लिख दिए। mz²1/4/8ε² और 1/n²। इसके बाद क्या किया हमने, जो मान था mz²1/4/8ε0 और h², उसी जगह पर r लगा दिया, और r का मान ये होता है। तो ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर बना लिया था, तो उसकी जगह पर आ गया r/hc/n²। अब इसका r/c का मान होता है 13.6, तो kn बराबर आ गया Z² 13.6/n² eV। तो ये आ गई गतिज ऊर्जा। इसके बाद निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो नाभिक से r दूरी पर नाभिक के स्तर विद्युत आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन स्थितिज ऊर्जा ये होती है UN बराबर 1/4πε0 Ze गुणा -e/r। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो स्टेप आ रहा है Ze²/4πε0, यहाँ पर फिर हम r का मान लगा देंगे, ठीक है। तो r1 फिर लगाया तो वही होगा πm Ze²n²h² और ε0। मैंने यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग किया है, कुछ बनाने के लिए किया है। तो इस तरीके से बन जाएगा जी UN बराबर -2Z²m(e⁴8ε0²h²n²। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई, फिर यहाँ पर वही r का मान बनाएंगे। ऊपर जैसे ये वाला मान r के मान में चेंज किया था, तो r का मान इसके बराबर होता है। तो ये वाला मान बनाने के लिए इस तरीके का मान बनाना है मुझे यहाँ पर। अब इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, तो -2Z², यहाँ से 2Z² अलग कर दिया मैंने, और m⁴ गुणा CH यहाँ नहीं था, तो CH से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, मैंने ये दोनों तरफ कर दिया। तो ऊपर हो जाएगा CH m⁴, यहाँ लिख दिया वो, और नीचे 8π8ε² CH। देखो एक घात ये है, 2 ये 3 हो गई, तो CH3 हो गया ये, और n² ऐसे ही रहा। तो इतने की जगह पर क्या आ गया r। तो ये हो जाएगा UN बराबर -2Z² r/hc/n²। अब r/c का मान जानते ही कितना होता है 13.6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -Z² 2 गुणा 13.6/n² और ये eV। ये आ गई स्थितिज ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, दोनों ऊर्जाओं को हम जोड़ देंगे, Kn + UN। तो Kn का मान लगा दिया, और ये मैंने UN का मान लगा दिया, ये बिल्कुल शुरू में आया था ये वाला UN का मान। अब देखो ये वाला स्टेप छोटा है, ये वाला स्टेप बड़ा है, यानी माइनस का स्टेप इससे ठीक दुगुना है, क्योंकि 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, फिर यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, तो ये दुगुना हो गया। तो एक स्टेप बच जाएगा माइनस वाला Z²/8πε0r। अब फिर r का मान लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर r का मान लगाओ, फिर r का मान लगा दिया, तो ऐसे ही रहा। और
ये आर आ रहा था, इसलिए पर ये वाला आर का मान लगा दिया, स्मॉल आर का मान है ये। और यहाँ पर ई एन बराबर, ये मैंने अलग लिख दिया और 1/n² लिख दिया, ठीक है। अब ये फिर आर में चेंज करेंगे हम इसको, फिर आर में चेंज करेंगे तो सी एच से ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई, सी एच से ही मल्टीप्लाई नीचे कर दिया और n² अलग लिख दिया। तो जे लास्ट में प्राप्त होगा ई एन बराबर z² आर एच सी बटे n²। ई एन बराबर, अब इसका मान आर एच सी का मान होगा 13.6, वो लगा दिया। तो ये आ गई कुल ऊर्जा, इसे समीकरण नंबर मान लेते हैं 4। अब देखो इस समय क्या हो रहा है, ये जो ऊर्जा है कक्षा के कैसी आ रही है, व्युत्क्रम में आ रही है। कहने मतलब ये हुआ कि कक्षा बढ़ेगी तो ऊर्जा भी कम होती जाएगी, ठीक है। ये ऊर्जा का फार्मूला आ गया है। अब हम ऊर्जा निकालेंगे, देखते हैं कि उत्तेजित परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा N2 से नीची कक्षा N1 लौटता है, तो इन कक्षाओं में ऊर्जा का अंतर। देखो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली बाहर से और वो पहली कक्षा से चला गया दूसरी कक्षा में। जो दूसरी कक्षा में जाएगा तो 10⁻8 सेकंड तक रुकेगा और पुनः निजी वाली कक्षा में वापस आ जाएगा। जब वापस आएगा तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर वो क्या करेगा, ऊर्जा का उपसरण करेगा। तो वो कितना होगा वो हम निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर E2 माइनस E1, तो E2 का मान लगा दिया ये वाला मैंने, चाहे E का लगाएं चाहे E2 का लगाएं, मान सेम होगा, केवल N की जगह N2 हो जाएगा, ठीक है। ये E1 का है तो यहाँ N1 हो गया। अब इन दोनों स्टेप में जो कॉमन आ रहा है वो मैंने यहाँ ले लिया और यहाँ बचेगा 1/n1² माइनस 1/n2², क्योंकि N1 प्लस का है और N2 माइनस का है, ठीक है। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा था E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू, तो इसके बराबर हो जाएगा एच न्यू, तो न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1/h, ठीक है। इसकी जगह पर E वाला स्टेप आ गया, बटे में h और आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा h⁻3, ये लिख दिया सेम। अब निकालेंगे यहाँ से तरंग दैर्ध्य, तो 1/λ बराबर हो जाएगा ν/c। अब इस वाले स्टेप में c से और मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा mz² E4/8ε² CH3 1/n1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ये वाला मान r का होता है भाई, तो 1/λ बराबर रहेगा z² r, और ये z बराबर 1 लगा देंगे तो 1/λ बराबर हो जाएगा r 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये आ गई तरंग दैर्ध्य का। अब यहाँ पर एक कैपिटल R बार बार आ रहा था भाई, जिसका मान हम RHC लिख रहे थे, तो R का मान ये था। तो अगर मैं R की वैल्यू ज्ञात करना चाहूँ तो ये सब मान लगा देता हूँ भाई। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो लगा दिया मैंने, और ये E इलेक्ट्रॉन आवेश होता है वो लगा दिया, 8 ऐसे लिख दिया। ε0 का मान ये होता है, C का मान ये होता है और H का मान ये होता है। सब हल करे, लगाने के बाद सबको हल किया तो R का मान इतना आ गया, ठीक है। अब समीकरण 4 से E बराबर था -z² RHC/n²। अगर मैं यहाँ पर ये सब मान लगा दूँ R, H और C के, तो ये निकल के आता है z² 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए z बराबर 1 होता है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का, वो लगा देंगे, 1 लगाएंगे तो ये E बराबर हो जाएगा -13.6/n² EV। तो ये उसकी ऊर्जा आ गई भाई nवीं कक्षा की। अगर मैं बराबर 1 लगा देंगे तो पहली कक्षा की ऊर्जा आ जाएगी, 2 लगा देंगे तो वो दूसरी कक्षा की ऊर्जा आ जाएगी। इसके बाद हेडिंग आता है हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखो जो परमाणु होते हैं वो सामान्यतया निम्नतम ऊर्जा अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब उनको बाहर से कहीं से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल जाती है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और वहाँ रुकते हैं 10⁻8 सेकंड और पुनः अपनी पुरानी कक्षा में वापस लौट आते हैं। जब वो लौटते हैं तो दोनों
अवस्थाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। हमने ऊपर फार्मूला निकाला था nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का फार्मूला था En बराबर -RHC/n²। अब जो अगर मैं यहाँ n1 कर दूंगा तो पहली कक्षा की ऊर्जा आ जाएगी, n2 कर दूंगा तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा आ जाएगी। आगे देखते हैं। अब हमने एक फार्मूला पीछे निकाला था, आपने देखा होगा 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2², ये फार्मूला निकाला था। अब इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसमें प्राप्त होने वाली जो श्रेणियाँ होती हैं उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन श्रेणी प्राप्त होती हैं वो हम देखेंगे अब। तो देखो भी नंबर 1 लाइमन श्रेणी। तो जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था n बराबर 1 में लौटता है, यानी ऊंचे से किसी से भी 1 में लौट के आ जाए वो, तो ये श्रेणी प्राप्त होती है, वो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। अब हम उसकी तरंगदैर्घ्य निकालने में फार्मूला वही होता है 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2²। तो पहले लौट के आ रहा है तो n1 बराबर लिखा जाएगा 1 और n2 बराबर 2 से शुरुआत होगी उसकी भाई, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है अनंत तक, ठीक है। तो n1 बराबर 1 लगा दिया और n2 बराबर इनमें से कोई एक लगाना पड़ेगा। अगर हमें सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य निकालनी है तो 2 लगाना पड़ेगा, तो लगाओ जरा, 1 लगा दिया तो 1 रहेगा माइनस 1/4। इसको हल करें तो 1/λ बराबर आ जाएगा 3r/4। r का मान लगा के लैम्डा का मान निकालेंगे तो वो आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। ये सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होगी लाइमन श्रेणी की भाई, 1216 एंगस्ट्रॉम सबसे बड़ी। और सबसे छोटी अगर निकालेंगे तो जो n2 होगा उसका मान लगाना पड़ेगा हमें अनंत। सबसे बड़े के लिए क्या लगाते हैं, n2 बराबर अनंत। अनंत लगाएंगे तो लैम्डा बराबर निकल के आएगा 912 एंगस्ट्रॉम। अब देखो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य आ रही 12 से 16, सबसे छोटी आ रही है 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों ही तरंगदैर्घ्य परावैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। किसमें प्राप्त होंगी, परावैंगनी में। अगर इनके मान 3600 से ज़्यादा होते तो दृश्य में आ जाती हैं, और अगर 8000 से ज़्यादा होते तो अवरक्त में चली जाती। तो ये 3600 से कम है तो किस में आएंगी, परावैंगनी में। दूसरी श्रेणी देखते हैं बॉम्बर श्रेणी। ये तब प्राप्त होती है जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, यानी n1 बराबर 2 हो जाएगा और n2 बराबर 3 4 5 अनंत तक। तो ऐसे ही n1 बराबर 2 लगा दिया और n2 बराबर, अगर सबसे बड़ी निकालनी तरंगदैर्घ्य है तो n2 बराबर लगा देंगे 3। तो n2 बराबर 3 लगाया तो उसका मान निकलेगा क्या 6563 एंगस्ट्रॉम, और n बराबर अनंत लगा दिया तो वो निकल के आएगा 3640 एंगस्ट्रॉम। अब देखो दोनों के मान 3600 से और 8000 के बीच में है, यानी 8000 से कम है और 3600 से ज़्यादा है। तो ये कौन से भाग में प्राप्त होंगे, दृश्य भाग। ध्यान रखेंगे 8000 से कम और 3600 से ज़्यादा तो दृश्य भाग। अब नंबर 3 आती है पाश्चन श्रेणी। इसमें क्या होता है, वो लौट के आएगा किसी ऊंची ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में। तो n1 बराबर 3 हो जाएगा और n2 बराबर 4 से शुरू होगा। इसी तरीके से हम हल कर सकते हैं इसको निकाल के। तो जैसे हमें सबसे बड़ी वेवलेंथ निकालनी है भाई, तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी निकालनी है, तो n2 बराबर लगाएंगे 4 लगा दिया n2 बराबर, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 16/7 r का मान लगा के लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो तरंगदैर्घ्य निकल के आएगी वो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, और सबसे छोटी निकालनी है तो n2 बराबर के लगा देंगे अनंत लगाएंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 9/8 r। अब यहाँ पर r का मान लगा के लैम्डा का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य। तो अब ये जो दोनों तरंगें निकल के आएंगी, छोटी और बड़ी, दोनों ही 8 से ज़्यादा आएंगी निकल के। जब 8 से ज़्यादा आ रही हैं तो वो किस में आएंगी, अवरक्त क्षेत्र में, ठीक है, अवरक्त में। इस पर आती है ब्रैकेट श्रेणी। अब ब्रैकेट श्रेणी कब प्राप्त होगी, जब वो चौथे में लौट रहा होगा। तो n1 बराबर 4 हो जाएगा और n2 बराबर 5।
तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस पहले वाला निकाला था। इसको आती है फुंड श्रेणी। फुंड कब प्राप्त होगी? जब वो किसी ऊंची ऊर्जा स्तर से 5वें में लौट के आएगा। इस तरीके से यहाँ ये फार्मूला हो जाएगा 1/λ बराबर 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n²। एन ही जगह 5 से एक ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो जब यहाँ से लैम्डा का मान निकालेंगे तो वो 8000 से ज़्यादा ही निकल के आएगा। तो ध्यान रखेंगे जो पहली सीढ़ी है लाइमन वो प्राप्त होती है पराबैंगनी में, बामर प्राप्त होती है दृश्य में, और बाकी जो बची पास्चन ब्रैकेट फुंड वो सभी अवरक्त भाग में प्राप्त होंगी। पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि सबकी तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा आएगी। अब इसमें इस तरीके से ये स्पेक्ट्रम बना देंगे भाई, ये कहलाता उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसका चित्र देख लीजिए आप लोग। देखो भाई, ऊपर से बिल्कुल नीचे वाले में जा रहा है, पहले वाले में तो कौन सी श्रेणी प्राप्त हो रही है? लाइमन श्रेणी। n बराबर 1 में जा रहा है पहले में, और ऊपर से दूसरे में आ रहा है n बराबर 2 में तो बामर, तीसरे में आ रहा है तो पास्चन, चौथे में आ रहा है तो ब्रैकेट, और 5वें में आ रहा है तो फुंड। इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। ओके, इसके बाद आता है उत्तेजन विभव। तो उत्तेजन विभव क्या होता है कि हम किसी परमाणु को इतनी ऊर्जा दे दें कि वह किसी ऊंची ऊर्जा स्तर में पहुंच जाए, यानी कि जो इस ऊर्जा स्तर में था उससे वो ऊंची वाले में चला जाए, तो वह कहलाएगा उसका उत्तेजन विभव। अभी निकलता कैसे है? जैसे निम्नतम ऊर्जा स्तर में परमाणु होता है उसकी ऊर्जा इस तरीके से निकलती है। सूत्र होता है En बराबर 13.6/n²। E1 कर देंगे तो पहले की निकल जाएगी, E2 कर देंगे तो वो दूसरे की निकल जाएगी। तो पहले की तो आ रही है 13.6 माइनस का, और दूसरे की आ रही है माइनस की 3.4। अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कहलाएगा प्रथम उत्तेजन विभव। डिफरेंस किस तरीके से निकलता है? E2 माइनस E1 से। E2 था माइनस का 3.4, इसमें से घट जाएगा माइनस का 13.6, तो आ जाएगा 10.2 EV। ये हो जाएगा प्रथम उत्तेजन विभव। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ 2 तो 2 से भाग, 2 के स्क्वायर से भाग, 1 लिखा 1 के स्क्वायर से भाग, 3 हो तो 3 के स्क्वायर से भाग। इस तरीके से ये हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है आयनन विभव। लिखिए ये परिभाषा। आयनन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देना, आयनित कर देना परमाणु से। क्या कहलाता है? वो आयनन विभव। अब प्रथम कक्षा का आयनन विभव ऊर्जा, वही फार्मूला होता है En बराबर -13.6/n²। 1 लगा देंगे तो इसके बटे में 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यही रहेगा 13.6। अब इसको आयनित करना है भाई, यानी इसको इतनी ऊर्जा देनी है कि ये आयनित हो जाए। तो आयनित करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको इतनी ऊर्जा देनी पड़ती है कि ये अनंत ऊर्जा स्तर में चला जाए। तो n बराबर लगा देंगे हम अनंत लगाएंगे तो क्या आएगा? वो 0 निकल के आएगा। अब यहाँ पर आयनन ऊर्जा निकालेंगे तो इस वाले में से E1 वाली माइनस कर दी जाएगी। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13.6। तो कहना चाहिए हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? 13.6। अगर इतनी ऊर्जा दे देंगे तो हाइड्रोजन परमाणु आयनित हो जाएगा। ओके।